हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 13वां वीडियो है और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है रासायनिक साम्य पर ला शातेलिए नियम के अनुप्रयोग। कल हमने पढ़ा था भौतिक साम्यों पर ला शातेलिए नियम के अनुप्रयोग और आज हमें पढ़ना है रासायनिक साम्यों पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सब बच्चे लिख लेना इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट। तो आप पहले तो हेडिंग लिख लो, रासायनिक साम्य पर ला शातेलिए नियम के अनुप्रयोग। हम इसमें क्या करेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस लेंगे और उन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हम चेंज करके देखेंगे सांद्रता का। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य किस प्रकार प्रभावित होगा। उसके बाद सांद्रता के बाद हम देखेंगे दाब का प्रभाव और ताप का प्रभाव। ये तीन प्रभाव हमें देखने हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर। ठीक है, देखो जैसे नंबर 1 हेडिंग लिखो, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। हेडिंग नंबर 1 लिखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, याद है ना सबके? NO। नाइट्रिक ऑक्साइड NO का निर्माण, ये हेडिंग है हमारी पहली। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। चलो यहां से लिख लेंगे नीचे से। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण का रिएक्शन होता है N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस रिवर्सेबल 2NO गैसियस, ये होता है। और इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि इधर ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। N2 और O2 को ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा की उपस्थिति में ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। इसका मतलब ये अभिक्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है अग्रिम दिशा में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें पढ़ते हैं, नंबर A हेडिंग डालते हैं सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, सांद्रता का प्रभाव। बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आप इस अभिक्रिया में N2 और O2 की सांद्रता बढ़ाओगे। तो सबको पता है अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में बढ़ जाएगा, जिसके कारण नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बनेगा। और जब अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में बढ़ जाता है तो साम्य अवस्था भी अग्रिम दिशा में ही विस्थापित हो जाती है। यह साम्य भी अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो N2 व O2, यहाँ हम लिखेंगे N2 व O2 की सांद्रता बढ़ाने पर, N2 व O2 की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा बताओ? बढ़ाने पर साम्य लिख दो या साम्य अवस्था लिख दो, एक ही बात है। साम्य अग्रिम दिशा में, अग्रिम लिख दो या अग्र लिख दो। साम्य अग्रिम दिशा में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। अग्रिम दिशा में विस्थापित
हो जाता है। तो साम्य कहाँ विस्थापित होगा? अग्रिम दिशा में। और यदि साम्य अग्रिम दिशा में विस्थापित होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तेज़ी से बनेगी, ज़्यादा मात्रा में बनेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर जब आपने N2 और O2 की सांद्रता बढ़ाई या किसी एक की सांद्रता बढ़ाई इन दोनों अभिकारकों में से, तो साम्य अग्रिम दिशा में विस्थापित क्यों हुआ? साम्य अग्रिम दिशा में विस्थापित इसलिए हुआ क्योंकि ला शातेलिए ने बताया था, या ली चटेलियर कह दो या ला शातेलिए कह दो, आपकी मर्जी है। ला शातेलिए ने बताया था कि जब किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर हम ताप, दाब, सांद्रण आदि का परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया इन परिवर्तनों से होने वाले प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश करती है। यानी ये परिवर्तन जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे हमने सांद्रता बढ़ाई तो इन दोनों की सांद्रता बढ़ गई, तो बढ़ी हुई सांद्रता को कैसे ख़त्म करेगी रिएक्शन? अभिक्रिया बढ़ी हुई सांद्रता को कैसे ख़त्म करेगी? तो यदि इस अभिक्रिया को, इस केमिकल रिएक्शन को, इन दोनों के बढ़े हुए कंसंट्रेशन को ख़त्म करना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का स्पीड फास्ट हो जाना चाहिए। और रिएक्शन का स्पीड यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होता है तो साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में या अग्र दिशा में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो हमें केवल यहाँ लिखना इतना है कि साम्य अवस्था कौन सी दिशा में विस्थापित होगी या साम्य कौन सी दिशा में विस्थापित होगा, केवल इतना लिखना है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगा कि यदि आप N2 और O2 की सांद्रता बढ़ाओगे तो इस बढ़ी हुई सांद्रता को बैलेंस करने का एकमात्र तरीका है कि अभिक्रिया की साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाए। इसलिए हमने लिखा है N2 व O2 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाता है, ठीक है। अब नंबर बी, अब लिखेंगे हम दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, बताओ दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा? दाब का प्रभाव, यदि इस अभिक्रिया में आपने दाब बढ़ा दिया तो आपको पता है जब अभिक्रिया साम्य अवस्था पर पहुंच जाती है और फिर आप उस अभिक्रिया के ऊपर दाब बढ़ाते हो, दाब का पूरा इफेक्ट होगा इस रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या इफेक्ट प्रभावी रूप से कार्य करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। भाई आपको पता है जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाया जाता है, प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, तो अभिक्रिया की साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम स्टेट उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में आयतन घट रहा हो या अणुओं की संख्या घट रही हो या मोलों की संख्या घट रही हो या कणों की संख्या घट रही हो। समझ रहे हैं ना आप बात? तो यदि आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक करते हो और किसी भी डायरेक्शन में आपको आयतन घटता हुआ नजर आता है, अर्थात कणों की संख्या, अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या घटती हुई नजर आती है, तो रिएक्शन की साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, साम्य अवस्था उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी, ठीक है। देखियो जरा इधर कितने मोल हैं, 1 और 1 2 मोल तो इधर हैं और 2 ही मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के इधर हैं और दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर है, तो ऐसी अभिक्रिया पर तो दाब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरफ चलने से मोलों की संख्या नहीं घट रही है, ठीक है। तो हम यहाँ दाब के प्रभाव में क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने का या दाब परिवर्तन का, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दाब बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव, बताओ? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों ओर अणुओं की संख्या
संख्या क्या है बताओ? दोनों ओर अणुओं की संख्या, या फिर लिख दो आप आयतन, या फिर लिख दो आप मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या है? समान है। तो दाब बढ़ाने पर तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या घटती है। पर यहाँ तो किसी भी दिशा में मोलों की या अणुओं की संख्या नहीं घट रही है, इसलिए साम्य अवस्था किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंबर सी, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव सिखाया था ना मैंने आपको। ताप का प्रभाव ये सिखाया था कि ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित हो रही हो या जिस दिशा में अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो। अब देखो जरा, यदि आप अग्र दिशा चेक करते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यदि इस रिएक्शन का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी या साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा या इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो ताप के प्रभाव में लिखेंगे हम, ताप बढ़ाने पर साम्य, ताप बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अग्र दिशा में विस्थापित, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है, हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्यों हो जाता है? पता है ना सबको क्यों हो जाता है? क्यों को लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कारण, क्योंकि अग्र दिशा में ही ऊष्मा अवशोषित हो रही है, या फिर क्योंकि अग्र दिशा में ही अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। पर इतना लिखने की आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हमें दी जाती है तो सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अवस्था कौन सी दिशा में विस्थापित होगी, दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था कौन सी दिशा में विस्थापित होगी, और ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था कौन सी दिशा में विस्थापित होगी। अब जल्दी से आप एक काम करो, पोज करके लिख लो जल्दी, फिर अगली बात बताता हूँ आपको। पोज करके लिख लो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी, इस तरह की उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और वे पूछेंगे कि इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर ताप बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसकी साम्य अवस्था पर या इसके साम्य पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कम से कम 3 प्रभाव आपको आने चाहिए। वैसे तो इसके अलावा भी 2 प्रभाव और बताए हैं मैंने। कौन कौन से बताए हैं? एक तो उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक के प्रभाव में हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो अग्रिम अभिक्रिया का वेग और विपरीत अभिक्रिया का वेग समान रूप से बढ़ जाते हैं, और जब दोनों वेग समान रूप से बढ़ेंगे तो हमें साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी, पर साम्य अवस्था अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगी। वो जो स्थान पे पहले थी, जिस स्थान पे पहले थी उसी स्थान पर रहेगी, वो अपना स्थान नहीं छोड़ेगी। और एक बताया था आपको अक्रिय गैस का प्रभाव। मैंने बताया था कि अक्रिय गैस जब भी आप प्रयोग करते हो तो अक्रिय गैस का काम किसी से क्रिया करना तो है नहीं,
पर उसका काम भीड़ बढ़ाना है, भीड़ बढ़ाना। भीड़ बढ़ने से क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, और वो बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा दाब का प्रभाव हो, क्योंकि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आयतन घट रहा हो, जिस दिशा में मोल या अणु या कण घट रहे हों। इसी तरीके से अक्रिय गैस मिलाने पर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो हमने ले लिया। एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 2। यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, PCl5 का वियोजन, PCl5 का वियोजन। तो PCl5 का वियोजन देखो कैसे होता है। PCl5 का वियोजन पता है ना, PCl5 का मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऐसे होता है। PCl5 गैसियस रिवर्सेबल PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, ये। और यहाँ हम लिखेंगे Q। Q लिख दो, चलो। Q का मतलब क्या होता है, ऊष्मा। चाहे तो आप ऊष्मा लिख दो और चाहे तो आप Q लिख दो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अब देखो, सबसे पहले कौन सा प्रभाव देखना है हमें, सांद्रता का प्रभाव। हेडिंग नंबर A, सांद्रता का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सबको पता है, बिल्कुल आराम से देखो। यदि आपने PCl5 की सांद्रता बढ़ाई तो साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि बढ़ी हुई सांद्रता को ख़त्म करने का तरीका यही है। और यदि आपने PCl3 या Cl2 या दोनों की सांद्रता बढ़ाई तो साम्य अवस्था विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। पर आप केवल एक बात लिख दो, इसकी सांद्रता बढ़ाने का प्रभाव लिख दो आप, क्योंकि अभिक्रिया पात्र में आप अभिकारक ही तो डालते हो, इसे ही तो डालोगे आप रिएक्शन वाले बर्तन में जिसमें रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे PCl5 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य कौन सी दिशा में विस्थापित होगा, अग्र दिशा में। अग्र कह दो या अग्रिम कह दो, अग्र दिशा में विस्थापित, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो साम्य कौन सी दिशा में विस्थापित हो जाता है, अग्रिम दिशा में। अब हम देखेंगे नंबर B पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी आप इसे कह सकते हो। जैसे सांद्रता के प्रभाव को आप कह सकते हो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसे आप कह सकते हो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, एक मिनट जरा इस लाइन को सही खींच दूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप किसी अभिक्रिया पर दाब का मान बढ़ाते हो तो साम्य अवस्था किस दिशा में विस्थापित होती है, जिस दिशा में आयतन घट रहा हो, जिस दिशा में मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, कणों की संख्या घट रही हो। पता है ना, देखो इधर कितने मोल हैं, PCl5 का 1 मोल है, ये तो ऊष्मा है। PCl5 इधर 1 मोल और इधर 1 और 1 2, तो यदि इधर को रिएक्शन चलेगी तो मोलों की संख्या बढ़ेगी और इधर को साम्य अवस्था विस्थापित होगी, यानी इधर को चलेगी तो मोलों की संख्या 2 से 1 होगी। तो इस अभिक्रिया पर आप यदि दाब का मान बढ़ाओगे ना तो साम्य अवस्था विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में ही आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर साम्य, दाब बढ़ाने पर साम्य पश्च, पश्च कह दो या विपरीत कह दो, एक ही बात है,
साम्य पश्च दिशा में विस्थापित हो जाता है। पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। क्यों हो जाता है? लिखना हो तो ऐसे लिखना है, क्योंकि पश्चिम दिशा में ही, पश्चिम कह दो या विपरीत कह दो, एक ही बात है। पश्चिम दिशा में ही अणुओं की संख्या या फिर आप कह सकते हो आयतन घट रहा है या घटता है। ठीक है, तो इसलिए दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। अब दाब के प्रभाव के बाद कौन सा देखना है बताओ? दाब के प्रभाव के बाद हम देखते हैं ताप का प्रभाव। तो हेडिंग नंबर सी लिखते हैं, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताओ क्या होगा? यदि आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित होती है। देखो अग्रिम दिशा में तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ये ऊष्मा चाहिए PCl5 को जब टूटेगा ये दो हिस्सों में। तो यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में ही विस्थापित होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ाने पर साम्य, केवल साम्य भी तो लिख सकते हो अब साम्य अवस्था को, साम्य अग्र दिशा में विस्थापित, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। कारण लिखना है तो ऐसे लिखना है, क्योंकि अग्र दिशा में ही ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इस रिएक्शन में अग्र दिशा में चलने पर ही ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। जल्दी से पोज करके लिखो। चलो एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, फिर पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। पोज करके लिख लो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी जाएगी और उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर या इस अभिक्रिया के साम्य पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, या दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर सांद्रता परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। या तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा और या फिर इस तरह पूछा जाएगा कि दी गई अभिक्रिया में अधिक मात्रा में और तेज़ी से उत्पाद बनाने के लिए आपको कैसा सांद्रता रखना होगा अभिकारकों का, और कैसा दाब रखना पड़ेगा, और कैसा ताप रखना पड़ेगा। तो दाब और ताप के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन दे दिया आपको और पूछेंगे कि उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए आपको दाब कितना रखना चाहिए, आपको ताप कैसा रखना चाहिए, मतलब ताप बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, दाब ज़्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए, यदि आपको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए। तो यदि आपको ला शास्त्रीय नियम पता है, समझ में आता है, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि ज़्यादा प्रोडक्शन आपको चाहिए तो आपको दाब और ताप कैसे रखने चाहिए। ठीक है, जैसे
एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो तीसरे एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया पर हमें देखना है कि सांद्रता बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ताप बढ़ाने पर। अभिक्रिया आपके याद ही होगी। अभिक्रिया क्या होती है? N2 गैसियस प्लस 3H2 होता है। 3H2 गैसियस रिवर्सिबल 2NH3 गैसियस। ठीक है, और साथ में इसमें ऊष्मा भी होती है। अब इधर जगह नहीं है, एक मिनट में पहले चेक कर लूँ कि कैमरे में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। चलो लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है। इसे G को थोड़ा छोटा बनाता हूँ, गैसियस को, फिर आ जाएगा। NH3 यहाँ लिख दो, इसे गैसियस प्लस Q। अब देखो, अब तो आ रहा होगा ना कैमरे में, एक मिनट में चेक कर लूँ। ठीक है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें देखना है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण पर ला शातेलिय नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव कि यदि आपने सांद्रता बढ़ाई अभिकारकों की तो क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है। यदि आपने N2 और H2 की सांद्रता बढ़ा दी साम्य अवस्था पर, जब साम्य अवस्था पहले से प्राप्त हो चुकी है, उस समय आपने N2 और H2 की सांद्रता बढ़ा दी, तो अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में तेज हो जाएगा, साम्य अवस्था भी अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाएगी, जिसके कारण अमोनिया जल्दी बनेगा और तेजी से बनेगा। ठीक है, जल्दी बनेगा और तेजी से बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे N2 व H2, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ाने पर, N2 व H2 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में या अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, मतलब ये नहीं लिखना कि अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में तेज हो जाता है, साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाती है, जिसके कारण अमोनिया के बनने की दर बढ़ जाती है और अमोनिया अधिक मात्रा में भी बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इतना लिखना है कि साम्य अवस्था कौन सी दिशा में विस्थापित होगी या साम्य कौन सी दिशा में विस्थापित होगा। क्योंकि ला शातेलिय ने सिर्फ इतनी बात बताई थी कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर आप ताप, दाब, सांद्रण इन परिवर्तनों को करते हो तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त होता हो। यही तो था। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि साम्य अवस्था कौन सी दिशा में विस्थापित होती है। अब नंबर 2, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का प्रभाव बताओ। सबको पता है दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में आयतन घट रहा हो। देखो 3 और 1 4, 4 मोल तो इधर हैं और यहाँ 2 ही मोल हैं। इधर कितने मोल हैं? 4 मोल।
3 और 1 4, एक N2 का और 3 H2 के। इधर तो 2 ही मोल हैं अमोनिया के। तो इसका मतलब यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं, इसका मतलब आयतन घटता है, कण घटते हैं, अणु घटते हैं, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था कौन सी दिशा में विस्थापित होगी? अग्रिम दिशा में। तो हम लिखेंगे दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था, चलो ऐसे लिख देता हूँ इस बार, खाली साम्य नहीं लिखता, साम्य अवस्था अग्रिम लिख दो या अग्र लिख दो, अग्रिम दिशा में, साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित, अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाती है। साम्य अवस्था अग्रिम दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था कौन सी दिशा में विस्थापित होगी? अग्रिम दिशा में, जिसके कारण अमोनिया ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अग्रिम दिशा में ही मोलों की संख्या घट रही है। अब हमें देखना है नंबर 3, बताओ क्या होगा? दाब के प्रभाव के बाद हम देखते थे ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबको पता है कि ताप बढ़ाने से साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ये लिखी हुई है ऊष्मा, और जब इधर लिखी हुई है तो इसका मतलब इस दिशा में अवशोषित होगी, ठीक है। और जब पश्चिम दिशा में अवशोषित होगी या विपरीत दिशा में अवशोषित होगी तो इसका मतलब साम्य अवस्था भी पश्चिम दिशा या विपरीत दिशा या बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था, या केवल साम्य भी लिख सकते हो आप, साम्य अवस्था पश्चिम दिशा में, पश्चिम लिख दो या विपरीत लिख दो, एक ही बात है, पश्चिम या विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। या विस्थापित हो जाती है। अब देखो किस तरह का क्वेश्चन और आ सकता है पेपर में। यहाँ एक हेडिंग लिखते हैं नोट, देखो जरा ध्यान से। मान लो मैं आपको कह दूं कि अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए, अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए आप क्या करोगे? अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पूछा गया कि दाब कैसा होना चाहिए, दाब कैसा होना चाहिए, और फिर पूछा गया है ताप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो खुद देख लो आप, यदि आप दाब बढ़ाते हो तो 4 से 2 की तरफ रिएक्शन इस तरफ तेज़ी से चलेगी, साम्य अवस्था इस तरफ विस्थापित होगी, जिसके कारण अमोनिया ज़्यादा बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि दाब तो होना चाहिए अधिक, दाब क्या होना चाहिए? अधिक दाब होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि रिएक्शन का स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मोलों की संख्या घट रही है, आयतन घट रहा है। और यदि रिएक्शन का स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होगा तो अमोनिया तो ज़्यादा बनेगी, ठीक है। ताप, यदि ताप आपने ज़्यादा रखा ना, ऊष्मा ज़्यादा देनी शुरू कर दी, तो रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा, साम्य अवस्था भी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, जिसके कारण अमोनिया बनेगी कम और टूटेगी ज़्यादा। तो इसलिए ताप आपको कैसा रखना है? कम रखना है, कम। यदि आप टेम्परेचर कम रखोगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन तेज़ी से होगा। जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है सारी को बाहर निकालते रहो, और यदि ऊष्मा को आप बाहर निकालते जा रहे हो यानी टेम्परेचर को कम रख रहे हो,
तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के चलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही उसे ही आप बर्तन से निकालते जा रहे, तो होगा क्या, जब अमोनिया को ऊष्मा नहीं मिलेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे चलेगा, फिर चलने का ही नहीं है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगा तो अमोनिया तो फिर ज़्यादा बनेगी ही। ठीक है, अच्छा एक काम करो, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लो बेटे, जल्दी से लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि रासायनिक साम्य पर ला-शातेलिय नियम के अनुप्रयोग हम कैसे करते हैं। ये तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए। आपके पास कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, आप उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर अब बड़ी आसानी से सांद्रता का प्रभाव बता सकते हो, दाब का प्रभाव बता सकते हो और ताप का प्रभाव बता सकते हो। सांद्रता के प्रभाव में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि आप अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हो, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, तो साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। सिर्फ इतना लिखना है एग्जाम में। और यदि आप उस रिएक्शन पर दाब को बढ़ाते हो, प्रेशर को इंक्रीज करते हो, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम यानी साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिस दिशा में आयतन घट रहा हो, जिस दिशा में कणों की, मोलों की, अणुओं की संख्या घट रही हो। और ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या पढ़ना है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो साम्य अवस्था या साम्य या इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित हो रही हो, जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई करते रहो और हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।